Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर जूलॉजी की डेवलपमेंट बायोलॉजी बुक में से क्लीवेज है। इससे पूर्व में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से निषेचन होता है, कैसे एक शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है, किस प्रकार वो उसको निषेचित करता है, कौन कौन से उसके पथवे होते हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में चेंजर होता है। इनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि जो जाइगोट बन गया, शुक्राणु और अंडाणु के आपस के मिलन के फलस्वरूप एक युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट में जो विभाजन प्रारंभ होते हैं, इन विभाजनों को विदलन की संज्ञा दी जाती है या विभाजन न बोलकर उनको क्लीवेज या विदलन का नाम दिया जाता है। विदलन जो प्रोसेस है लगभग सभी प्राणियों के अंतर्गत होता है जिनमें लैंगिक निषेचन या लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं निषेचित होती हैं वो निषेचित कोशिकाएं अपना विदलन प्रारंभ करती हैं, जिसमें एक युग्मनज कोशिकाएं विभाजित होकर कई कोशिकाओं के अंदर बढ़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं या कोशिका भवन कहते हैं। और इसके अंदर जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उनको ब्लास्टोमीयर या कोरक खंड या कोशिकाएं खंड कहते हैं। यदि इसकी अपन ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी सूक्ष्म कि भाई क्या इसका इतिहास है, तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के जंतुओं में स्विमर्डम नामक वैज्ञानिक ने मेंढक के अंडे में प्रथम विदलन का अध्ययन किया था 1738 में। इसके पश्चात स्प्लेंजी नामक वैज्ञानिक ने टोड के अंडों में प्रथम 2 विदलन तलों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में कई एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने न्यूट, तारा मछली, निमेटोड्स तथा सिलेंट्रेट्स में विदलन का अध्ययन प्रारंभ किया। यदि खरगोश के अंडे की हम बात करें तो सर्वप्रथम जो विदलन का अध्ययन था वो 1838 से 39 में किया गया तथा चिड़िया के अंडों में विदलन का अध्ययन 1847 में किया गया। विदलन की यदि विशेषताएं की हम बात करें कि स्पेशल फीचर्स इसके क्या क्या हैं, तो वो देखिए ये निम्न विशेषताएं होती हैं, जिनमें सबसे पहली है कि इस क्रिया में जो अंडा समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है परंतु उनका आकार निरंतर घटता रहता है। विदलन डेवलपमेंट बायोलॉजी की या डेवलपमेंट इवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेज होती है। यह निषेचन के तुरंत बाद शुरू होती है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। विदलन के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण की सामान्य आकृति नहीं बदलती है, केवल उसमें विकास होता है, उसकी आकृति नहीं बदलती है। विदलन के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण की सामान्य आकृति भी नहीं बदलती है। विदलन के दौरान भ्रूण में वृद्धि नहीं होती है। विदलन में 2 विभाजनों के बीच में जो अंतरावस्था पाई जाती है वो बहुत कम पाई जाती है। विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, न कि केंद्रक। ये हमेशा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि साहब केंद्रक के अंदर विभाजन हो रहा है, लेकिन विदलन में 2 विभाजनों की जो दर का निर्धारण होता है, विदलन की दर का जो निर्धारण होता है वो साइटोप्लाज्म करता है, न कि न्यूक्लियस। विदलन के प्रारंभ में केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात में बहुत कम होता है, अर्थात युग्मनज में केंद्रक आयतन की तुलना में कोशिका द्रव्य का आयतन बहुत अधिक होता है। विदलन के दौरान केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है। प्रारंभ में विदलन में विभाजन समकालिक होते हैं, परंतु शीघ्र ही विभाजित हो रही कोशिकाओं में समकालीन विभाजन समाप्त हो जाता है तथा कोशिकाएं अलग अलग समय पर विभाजित होने लगती है। विदलन के दौरान संचित खाद्य पदार्थ सक्रिय कोशिका द्रव्य में रूपांतरित किए जाते हैं। इस क्रिया में संचित खाद्य पदार्थों से अमीनो अम्ल, मोनोसैकेराइड्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम तथा वसा के अणुओं का निर्माण किया जाता है। यह सक्रिय कोशिका द्रव्य अंततः केंद्रकीय पदार्थों जैसे डीएनए, आरएनए व न्यूक्लियो प्रोटीन तथा अन्य रासायनिक प्रोटीनों जैसे फास्फोलिपिड, प्रोटीन, सेम एंजाइम आदि में चेंजेस होते रहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ विभाजन के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। विदलन के दौरान ऑक्सीजन खपत की दर बढ़ जाती है
क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी बढ़ जाती है। विदलन के परिणाम स्वरूप एक बहुकोशिकीय खोखली गुहा युक्त गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टुला या कोरक कहते हैं, तथा इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है, विदलन तथा सामान्य समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या अंतर है? क्योंकि जनरली कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और भ्रूणीय कोशिकाओं के अंदर विदलन होता है। तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि साहब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लीवेज एंड माइटोटिक डिवीजन। विदलन के दौरान कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन में निम्न अंतर पाए जाते हैं। पहला है, सामान्य समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका आकार में वृद्धि कर परिपक्व कोशिका के आकार के बराबर होने के बाद ही पुनः विभाजित होती है, जिससे कोशिका का एक निश्चित आकार बना रहता है, जबकि विदलन में हर विभाजन के पश्चात कोशिका का आकार अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से छोटा होता जाता है। विदलन में विभाजन के पश्चात कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है। चूंकि विदलन के द्वारा उत्पन्न कोरक खंडों के आकार में वृद्धि नहीं होती, अतः दो विभाजनों के बीच का अंतराल या अंतर बहुत छोटा हो जाता है। सामान्य समसूत्री विभाजन में केंद्र के विभाजन के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, परंतु कई प्राणियों में विदलन के दौरान केंद्र के विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन से पूर्व ही अगला केंद्र की विभाजन फिर से शुरू हो जाता है। रेट ऑफ क्लीवेज, विदलन की जो दर होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। प्राणियों में विदलन की दर जाति दर जाति अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल्ड फिश की यदि हम बात करें तो उसमें विभाजन प्रति 20 मिनट के अंतराल पर होता है। मेंढक में विभाजन 1 घंटे के अंतराल पर, तथा चूहे में यह अंतराल 10 से 12 घंटे के अंतर होता है। अधिकांश प्राणियों में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में विदलन की दर तेज तथा समकालिक होती है, परंतु बाद में विदलन की दर धीमी तथा अनियमित हो जाती है। विदलन की दर अंतर अवस्था के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लोवटूप नामक वैज्ञानिक का मानना है कि निषेचित अंडे के कोशिका द्रव्य में उपस्थित किसी विशिष्ट पदार्थ की कमी हो जाने के कारण अंतर अवस्था लंबी हो जाती है तथा विदलन की दर धीमी हो जाती है। माजिया के अनुसार यह विशिष्ट पदार्थ समसूत्री उपकरण का प्रोटीन हो सकता है। जब विदलन की दर तेज होती है तब अंतरावस्था बहुत छोटी होती है तथा इस अवधि में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि अंतरावस्था अवधि में ही अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। विदलन की दर का निर्धारण हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, कोशिका द्रव्य करता है न कि केंद्रक। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मेंढक के अगुणित, द्विगुणित व त्रिगुणित अंडों में विदलन की दर समान होती है, चाहे उसमें कितना ही केंद्रक क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो विदलन की दर होती है वो लगभग समान होती है। तापमान विदलन की दर को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि विदलन दर को बढ़ाती है, जबकि तापमान में कमी विदलन दर को घटाती है। तापमान से श्वसन या आक्सीकारी उपापचय प्रभावित होता है, जो विदलन की दर को प्रभावित करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा विदलन के लिए निरोधी कार्य की तरह कार्य करती है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी या कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होगी तो ये विदलन के लिए एक इनहिबिटर फैक्टर की तरह कार्य करेगी, अर्थात उसको रोकने का कार्य ये करेगी। इस प्रकार हमने आज विदलन की परिभाषा के बारे में बात की और विदलन और समसूत्री विभाजन में क्या क्या अंतर होते हैं उनके बारे में बात की। विदलन की विशेषताएं कौन कौन सी उनके बारे में बात की। रेट ऑफ क्लीवेज उनके बारे में बात की। कल हम हमारे वीडियो के अंदर विदलन के जो तल होते हैं, प्लेन्स, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जनरली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, विदलन के दौरान जो विदलन की खांचे बनती हैं वो अंडों को भिन्न भिन्न तलों में विभाजित करती है। हर प्राणी के अंडों में पाए जाने वाले विभिन्न विदलन तलों के तल भी अलग अलग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: रेखांकित तल, उदग्र तल, विषुवत रेखीय या इक्वेटोरियल तल, तथा लास्ट है इसमें अक्षांशीय तल या लैटिट्यूडिनल प्लेन। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कल करेंगे।
जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।